बिल्कुल दीपक सर, लेकिन अगर बात करें चुनाव की तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम टेली इस वक्त दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, उसमें जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बदलता नजर आ रहा है। 292 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। टीएमसी 175 सीटों पर बढ़त बना रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त का दायरा है वो और घट गया है। 112 सीटों पर इस वक्त बीजेपी बढ़त बना रही है, जबकि टीएमसी 175 सीटों पर, यानी जो अंतर अब तक बीजेपी और टीएमसी के बीच में एनके सर 55 सीटों का था वो अब बढ़कर 63 सीटों का हो चुका है। एनके सर, बिल्कुल सही है। और ये ट्रेंड अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अब ये लगभग निश्चित हो चुका है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है। हाँ, अचानक कोई चमत्कार हो जाए जिसकी उम्मीद मैथमेटिकली रेशनली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल नामुमकिन है। और बाय चांस जब ये पता लग जाता है कि जो गैप है वो 9% का है, क्योंकि जो 9% का है उस सारे वोट्स ऑब्टेन्ड ये उसका है, ये टोटल परसेंटेज का है जिसमें जो पड़े हैं वोट उसका परसेंटेज है। तो अगर ये गैप 9% का है तो मुझे लगता है कि कोई भी सूरत नहीं बनती है मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे, साइकोलॉजिकली देखेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्स हो जाए, और वो भी इतने बड़े गैप पे रिवर्स हो। मुझे अब इसका कोई भी उम्मीद इसकी नहीं लगती है। और इसका मतलब है कि बीजेपी नहीं, हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में तृणमूल कांग्रेस रहेगी। ये जो वोटों का हम कह सकते हैं, वोटों का जो प्रतिशत है वो 9% से बढ़कर अब 12 से 13% हो गया है चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक। लेकिन दीपक सर, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब जुड़े हुए हैं। कोई सवाल दीपक सर जो आप पूछना चाहें राजीव जी से? राजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर शुरुआती रुझानों को हम एक आधार माने तो उसके हिसाब से बीजेपी से चूक कहाँ हुई, बीजेपी से गलती कहाँ हुई? इतनी हाई पिच कैंपेन, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, राज्यों के कम से कम 4 दर्जन से ज्यादा बाकी मिनिस्टर, हर कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रभार, पन्ना प्रमुख। इसके बावजूद भी अगर ममता बनर्जी आपको इस तरह से बाहर कर देती है तो ये तो बीजेपी के लिए स्ट्रैटेजी पर सोचने वाली बात होगी। राजीव जी। दीपक जी, ममता बनर्जी ने हमें कहां बाहर किया? प्रदेश की जनता हमें अंदर लेके आई है। 112 सीटें जो ट्रेंड में दिखाई जा रही हैं, ये वो 112 सीटें हैं जो 3 सीटें थी। हम तो अंदर आए हैं, बाहर तो ममता बनर्जी गई है। वहां पर जो खौफ का माहौल दीदी ने बनाकर रखा है। और अब की बार 200 पार का क्या हुआ भाई? राजीव भाई बता दीजिए, नारा अगर आपने बदल दिया नारा अगर आपने बदल दिया हो अब की बार 200 पार, तो बता दीजिए मुझे। अब की बार 100 पार नारा हो कहीं तो वो भी समझा दीजिए मुझे। दीपक भाई, मैं कलकत्ता में लगभग 2 महीने था। 2 महीने में वहां के लोगों की एक चिंता थी और वो बार बार इस बात को रखते थे कि दादा को लेके आइए, दादा को नहीं लाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और हमारे लिए, काडर के लिए मुश्किल हो जाएगा, आम जनता के लिए मुश्किल हो जाएगा, जो भाजपा का समर्थक है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इस तरीके की है कि अगर कोई व्यक्ति टीएमसी के अलावा कोई झंडा उठाता है तो उसके घर में आकर के बर्बादी मचा दी जाती है। ठीक है, उनका खौफ, मुझे चिंता आज उस खौफ की है कि वो व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल का चाहता है कि यहाँ सुशासन आए, यहाँ खौफ का माहौल खत्म हो, राजनीतिक व्यवस्थाएं बदलें, आज चिंता उन लोगों की है। और उन लोगों ने भरपूर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया। कहीं पर जो परिस्थितियां, लोकल परिस्थितियां हैं जिसमें डरा कर रखा जाता है, मैन टू मैन मार्किंग की जाती है, उसके चलते कहीं कोई व्यक्ति ने घबराहट में, किसी तरीके के डर में हो सकता है कि समर्थन किया हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा, हमारी एंट्री हुई है। आप करें कि हम 3 से 112 पर आ गए हैं। राजीव जेटली, ये आपकी जीत है, ये आपकी एंट्री है। हमारे साथ दीपक सर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता, बड़े नेता मध्य प्रदेश के। नरोत्तम जी, जो हमारे पास इस वक्त आंकड़े हैं जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, 292 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। टीएमसी 175 पर और बीजेपी 112 पर, 60 से ज्यादा सीटों का अंतर है। चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक 180 सीटों पर, लगभग 160 सीटों पर, माफ कीजिएगा, टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी है लगभग 80 सीटों पर। दुगने का अंतर है चुनाव आयोग की वेबसाइट में बीजेपी और टीएमसी के बीच। कहां कमी रह गई आपके मुताबिक? कमी रह गई होती तो हम 3 सीट से 100 के ऊपर जा रहे हैं। कमी अगर रह गई होती तो कैसे होती? 125% वोट की वृद्धि है हमारी,
लेकिन हमारी मान्यता है कि हम, जैसे बिहार में भी इसी तरह का ट्रेड आया था, आप बिहार का याद करेंगे तो वो पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा पीछे नहीं ले जा रहा आपको, और उसके बाद में हम बिहार में सरकार में हैं, बहुमत आया था हमारा, और ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी आएगा। दीपक सर। जी नरोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रभार संभाला, एक बड़े सेक्शन के आप बंगाल के अंदर प्रभारी थे। अगर 175 का परिणाम आता है टीएमसी के फेवर में और टीएमसी सरकार बनाती है, तो आपके हिसाब से गलती कहां से हुई? क्योंकि बीजेपी का नारा था अब की बार 200 पार, और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज लगभग 41% था 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में तो आप बहुत ज्यादा परसेंटेज गिरेंगे अगर ये नतीजे सामने आते हैं। तो आपके हिसाब से शुरुआती अगर विश्लेषण की बात की जाए तो गलती कहां से हुई आप लोगों से? गलती नहीं, हम 3 सीट से आगे बढ़े हैं आदरणीय चौरसिया जी, गलती कहीं नहीं है। और अभी इसमें परिवर्तन आएगा रुझानों में, बिहार की तरह ही परिवर्तन आपको आखिरी में देखने को मिलेगा। हम नीचे तक गए हैं, ग्रॉस रूट पे गए, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि इसमें थोड़ा अंतर आएगा अभी। आपके हिसाब से किन मुद्दों ने ग्राउंड पर काम किया? क्योंकि आप लंबे समय तक वहां पर कैंपेनिंग में थे, कौन से मुद्दे थे जो बंगाल की जनता को अट्रैक्ट किए और जो आपने प्रमुखता से उठाए? विकास था मूल मुद्दा, तो बेरोजगारी था दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा ये तुष्टीकरण की नीति थी। ये 3-4 मुद्दे वहां जो आकर्षित कर रहे थे। दीपक सर, आपको क्या लगता है कि जिन मुद्दों की बात यहाँ पर तो नरोत्तम जी कर रहे हैं कि आशातीत सफलता? जी दीपक सर, करें अपना सवाल। हाँ, आप बोलिए अनुराग, कुछ कह रहे थे? जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी को के मुताबिक, मैं ये कह रहा था कि आपको इन तमाम मुद्दों पर आशातीत सफलता नहीं मिली, क्योंकि अगर आपने अब की बार 200 पार का नारा दिया था तो कम से कम बराबर पर तो चलते रहते। अब तो 60 से ज्यादा सीटों का अंतर आ गया नरोत्तम जी, जिस गैप को फिल करना काफी असंभव सा दिखाई देता है। दीपक जी, वैसे इलेक्शन के अंकगणित के हिसाब से नहीं तो नारा क्या देते वैसे? अब की बार 3 की जगह 30 को पार, बहुमत तो पार करने का उत्साहजनक तो नारा देते ही है। नारा हमेशा बड़ा ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही दिया है, सभी जगह उत्साहजनक नारा दिया जाता है और परिणाम भी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो परिणाम दिख रहे हैं ये उत्साह बढ़ाने वाले हैं। निराशाजनक तो उनको होंगे जो केरल में समुद्र में तैर के निकल आए पूरी पार्टी को डुबा के। निराशाजनक तो उनके लिए होंगे जिनके 00 आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 30 साल राज करने वाले 00 पे हैं, जो देश तोड़ने वाली ताकतों को कहीं किसान आंदोलन में भड़काते हैं, कहीं दूसरे लोगों को जब सीए आता है तो भड़काते हैं। पर पश्चिम बंगाल में आपने देखा 00 लेके आते हैं, वहाँ एक भी नहीं जाता जो उस आंदोलन में अपने आप को कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक कहते हैं। तो ये लोग जो डूब रहे हैं, आप उनकी बात करो। भाजपा तो हर जगह गेन कर रही है। जहाँ सरकार थी आसाम में, वहाँ भी हमने गेन किया, जहाँ 3 थे वहाँ भी गेन किया, और हमने पांडिचेरी में वहाँ भी गेन किया। 3 प्रदेशों में हम गेन कर रहे हैं। हमने हमारा प्रदर्शन केरल जैसे प्रदेश में अच्छा हो गया, हमारा प्रदर्शन तमिलनाडु जैसे प्रदेश में अच्छा हो गया, वोट परसेंट हमारा दोनों प्रांतों में बढ़ गया। तो वो पार्टी जो लगातार बढ़त हर प्रदेश में बना रही है, आप उसको कह रहे चूक कहाँ हुई? अरे जरा इनसे तो पूछ लो जो पूरी पार्टी डुबा रहे हैं, दोनों के दोनों दल। दीपक सर, देश की जनता ने ये टुकड़े गैंग का समर्थन वाले सब लोगों को नकार दिया। दीपक सर, एक बात तो आप मानेंगे सर, जो बात नरोत्तम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए नारा हमेशा बड़ा ही दिया जाता है, ये बात तो सच है सर, और ये बात हर पॉलिटिकल पार्टी पर लागू होती है। नहीं, नारा बड़ा दिया जाता है, लेकिन नारा 200 का अगर आप दे रहे हैं तो क्या आप 150 भी नहीं पहुंचेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि नरोत्तम मिश्रा जी, आप लगातार वहां पर चुनाव के अंदर मौजूद रहे, आप वहां पर स्ट्रैटेजी बनाते रहे आधी से ज्यादा सीटों की। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिरी के 3 दौर भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुए, क्योंकि कोविड आ गया था, आप ढंग से कैंपेन नहीं कर पाए, पॉलिटिकल पार्टीज ने आपके खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। वही 3 फेजेस आपके लिए डिफाइनिंग फैक्टर हो गए, जिसके चलते आपको ये परिणाम देखने को मिल रहा है, वरना शायद परिणाम कुछ दूसरे होते।
हाँ, मेरी मान्यता व्यक्तिगत तो यही है कि आखिरी के 2-3 दौरों में हमको नुकसान हुआ है। और आपके हिसाब से इसके नरोत्तम जी क्या क्या कारण रहे? उसमें कारण मेरे को तो ये कोरोना का कारण भी एक दिखता है कि हमारा मतदाता मतदान करने के लिए उतना नहीं निकला। आखिरी दौर के मतदान में जो कलकत्ता का मतदान है और दूसरा मतदान है, वो आप देखेंगे हमारा मतदाता मतदान के लिए, खासकर हमारी बहन बेटी उतना मतदान को नहीं निकली जितना उसे निकलना चाहिए था। तो आप क्या मानेंगे, ममता दीदी बहुत ज्यादा लकी हो गई, बहुत ज्यादा किस्मत की धनी है वो? अभी अगर परिणाम ऐसा आता है तो मैं तो लक मानूंगा, जनता ने नहीं जिताया उन्हें। अगर परिणाम जैसा दिखा रहे हैं अभी रुझान ऐसा आता है तो मैं ये मानूंगा कि जनता ने नहीं जिताया, कोरोना ने थोड़ा उनको मदद कर दी। कोरोना की जीत होगी, ममता की जीत नहीं होगी, लेकिन तृणमूल की जीत नहीं होगी। नरोत्तम जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। दीपक सर, इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी को 15,623 वोट मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी को 10,895 वोट मिले हैं। अभी तक की जो काउंटिंग हो रही है उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी लगभग 5 से 6,000 वोट आगे चल रहे हैं नंदीग्राम में ममता बनर्जी से। जी दीपक जी। मैं सीधे नरोत्तम जी के पास जाऊंगा। नरोत्तम जी, आपने कहा कि शायद थोड़ी लकी हो गई, किस्मत वाली हो गई ममता बनर्जी, लेकिन जिन सीटों पर आप थे, जिन सीटों की स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी, वहां पर आपके क्या नतीजे हैं और क्या आपके पास जो ट्रेंड आ रहे हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उससे थोड़ा भिन्न है? नहीं, मैं यहां पर था, वहां 37 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से कुल 50 से ऊपर की सीटें थी नरोत्तम जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, 52 सीटें थी। 52 सीट, 52 में 37 में से आगे हैं। तो आपको कितनी उम्मीद है कि अब 108 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है, 179 पर टीएमसी आगे चल रही है, 5 पर लेफ्ट, तो अब आपने उम्मीद छोड़ दी है? क्योंकि 108 169 का फासला तो बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लगभग 70 सीटों का अंतर है। बिल्कुल नहीं छोड़िए। मैंने अपनी बातचीत के शुरुआत में कहा कि बिहार जैसी स्थिति बनेगी, आखिर में हम आगे निकलेंगे इसमें। जैसा बिहार में हुआ था, आपने देखा था, ज़्यादा पीछे नहीं ले जा रहा। मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत ही ऐसी की थी। राजीव जेटली भी हैं दीपक जी हमारे साथ। राजीव जी, 71 सीटों पर इस वक्त टीएमसी आगे चल रही है, 4 सांसद बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बाबुल सुप्रियो, लोकेट चटर्जी, स्वप्नदास गुप्ता पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, बाबुल सुप्रियो 14,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। टॉलीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं बाबुल सुप्रियो, जहां 14,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। स्वप्नदास गुप्ता 4,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 ऐसे सांसद हैं जो इस वक्त चुनावी दौड़ में पीछे चल रहे हैं, जिसमें स्वप्नदास गुप्ता जो मूलतः पत्रकार रहे हैं और बाबुल सुप्रियो जाना माना नाम फिल्मी दुनिया का, वो पीछे चल रहे हैं तकरीबन 14,000 वोट से। लेकिन राजीव जेटली जी, इस वक्त 71 सीटें पीछे है भारतीय जनता पार्टी। अब भी क्या आपको उम्मीद है कि आप 21 हो जाएंगे? देखिए, अभी तो चुनाव की गणना चल रही है, कैलकुलेशन चल रही है, धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, तब उसके बाद इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, शायद थोड़ा मुश्किल होगा ये बात बोलना, कि अब हमारी दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है प्रदेश की जनता के प्रति, अपने काडर के प्रति, जो प्रदेश के अंदर सुशासन लाना चाहते हैं उनके प्रति, और जिन्होंने वोट किया टीएमसी को किस डर से किया उनके प्रति, कि अब हमें उनके लिए सुरक्षा कवच बन के चलना है। क्योंकि एक ही डर पूरे प्रदेश की जनता के बीच में था कि दादा अगर आप सरकार नहीं बना पाए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये आम जनता का डर था। उस जनता को आश्वासन देना, उस जनता को विश्वास दिलाना कि भारतीय जनता पार्टी सदैव आपके साथ खड़ी है और हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम राजनीतिक व्यवस्था वहाँ बदलने जाएंगे
बदल रहे हैं और बदल के रहेंगे। सरकार किसी की भी बने, लेकिन मनमानी नहीं चलने देंगे। हमारा कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे सांसद मतलब राजीव जेटली ने जनता हार के लिए मान ली है। संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अभी कैलकुलेशन चल रही है, मतलब राजीव जेटली जी ने हार मान ली है। मैंने आपसे आंशिक कह सकते हैं दीपक सर। नहीं, मैंने आपसे कहा कि आपने एक गंभीर बात को मजाक में ले लिया। गंभीर बात यह है कि आप उनके बारे में सोचिए जो कलकत्ता में बैठे हैं, जो पश्चिम बंगाल में बैठे हैं। उनके बारे में सोचिए कि उनके मन में कितना खौफ होगा। जो वहाँ की जनता चाहती है कि बदलाव और परिवर्तन होना चाहिए, उस जनता को सुरक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंगाल की जमीनी हकीकत को वक्त पे जनता के सामने रखे, ताकि ऐसा ना लगे कि एक पिंजड़ा है, उस पिंजरे हम तो लगातार काम करते रहे वहां पर। दीपक जी, हमारे साथ बादल देवनाथ साहब भी जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता, जो लगातार आपकी चर्चाओं में शिरकत करते रहे। बादल देवनाथ जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। हेलोजन का बल्ब चमक रहा है उनके चेहरे पर। अनुराग, 1000 वोल्ट नहीं, हेलोजन का बल्ब चमक रहा है इस वक्त बादल देवनाथ के चेहरे पर, और उनकी मुस्कुराहट उनसे छुपी नहीं जा रही। सीटी भी लेकर आए, सीटी भी बजा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं नरोत्तम मिश्रा जी के पास चलूंगा। सीटी नहीं बजा रहे हैं, धमका रहे हैं। खेला हो गया चैनल पे अभी देखिए, अभी तक मैं नरोत्तम मिश्रा जी के पास चलूंगा एक बहुत ही सीरियस सवाल के लिए। नरोत्तम जी, आप आप मध्य प्रदेश सरकार के सीटी बजा रहे हैं हमारे साथ। बादल देवनाथ जी, 1 मिनट, एक सीरियस सवाल नरोत्तम मिश्रा जी से ले लूं, फिर हमारे पास बहुत वक्त होगा बातचीत के लिए। नरोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं, मैं जानना चाहता हूं आज सुबह तक कोविड को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि कई जिलों में ये देखने को मिल रहा था कि अभी भी वहां रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल के अंदर बेड्स नहीं है। आज अभी की स्थिति में मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, और कब से आप वहां पर कामकाज संभालेंगे? ऑक्सीजन के मामले में चौरसिया जी हम सरप्लस हैं। हमारे पास आज ऑक्सीजन सरप्लस में है, कोई भी दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की। जहाँ तक सवाल जो है, हमारे पास वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, तीनों से ऑक्सीजन आ रही है। हमारे जो कल नए केस आए थे वो 12,379 थे, और डिस्चार्ज होके जो गए वो 14,562 केस डिस्चार्ज होके गए। मतलब हमारी रिकवरी बहुत अच्छी है। हमारी रिकवरी के हिसाब से हम देश के अंदर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाने के लिए जा रहे हैं। हमारा जो कोरोना कर्फ्यू था उसके परिणाम आना प्रारंभ हो गए हैं। कल हमने 60,000 लोगों का टेस्ट कराया है, कोरोना टेस्ट, और हमारे यहाँ पर पहले 98,000 तक पहुँच गए थे केस, जो एक्टिव केस थे। आज घट के वो 88,000 रह गए। हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत मुझे अभी वर्तमान में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश और पूरे देश के हालात कोरोना से और बेहतर होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, हम ये भगवान से दुआ करते हैं कि किसी को भी तकलीफ ना हो। और कोरोना ने जिस तरह की तकलीफ आम जनता के सामने खड़े की है, सरकारों के सामने खड़े की है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, बहुत ही दिक्कत वाली बातें सामने आ रही हैं। अनुराग, सीधे बादल देवनाथ जी के पास चलते हैं। बादल देवनाथ जी, रसगुल्ला रसमलाई कोথায় আছে? রসগোল্লা পাঠাবো, চিন্তা করতে হবে না। বৌদিকে বলবেন বাদল দেবনাথ বলেছে পাঠাবে। मैं रसगुल्ला भेजूंगा, सबके लिए भेजूंगा। और नरोत्तम जी सुन लीजिए, मत जाइए। आपने बहुत कुछ कहा, ये बाहुबली आपसे बोली पैसा का बाल मत दीजिए, सुन के जाइए। नरोत्तम जी, आपने बहुत कुछ कहा बंगाल में आके, आपको सुनना चाहिए। क्यों भाग रहे हैं आप, क्यों भाग रहे हैं आप? मोदी जी का बदनाम आप लोगों ने किया है, मोदी जी को बर्बाद आप लोगों ने किया है। अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय और जोगी जी और एक जो नरोत्तम मिश्रा जी, जितने लोग बंगाल में आते, यही लोग देश के प्रधानमंत्री का बदनाम किया।
हर दिन प्रधानमंत्री का बंगाल में जो रैली किया, बदबू को इतना रैली प्रधानमंत्री को कर दिया, और ये बदनाम देश के राजा को बदनाम ये भाजपा लोग किया। ममता बनर्जी व टीएमसी के कोई लीडर मोदी जी को अपमान नहीं किया। आज भी ममता मोदी जी को हम सब सम्मान करते हैं, क्योंकि वो देश के राजा है, और देश के राजा का बदनाम खुद अमित शाह, ठीक है। अरे बादल देवनाथ जी, चुनावी रैलियां हो गई 8 चरणों की सर, नतीजे आ रहे हैं, नतीजे आपके पक्ष में आ रहे हैं। आपने आप शुरुआत में एक सीटी लेकर आए, मुस्कुराते हुए हंसते हुए नजर आए, और अब आप अपना तनाव इतना बढ़ा रहे हैं। और 2 सेकंड प्लीज, और 2 सेकंड भाई, जो सवाल जो है राजीव जी को मैं सुनाना चाहता हूँ। राजीव जी और दीपक जी एक बार शांति से सुन ले। मैं 6 महीने से हर नेशनल चैनल में लड़ाई कर रहा हूँ, दीदी के लिए लड़ाई कर रहा हूँ मैं। सुन लीजिए, आप लोग क्या गलती किया, राम के नाम पर गलती किया। हर दिन दुर्गा पूजा के बारे में, दुर्गा पूजा नहीं होता है। हर दिन कहा लक्ष्मी पूजा सर बंगाल में नहीं होता है। आपने कहा भाई भतीजा का, जो लोग के वीडियो आप लोगों ने दिखाया, जो घोटाले के उन लोगों को लेकर भाजपा में ज्वाइन कर दिया। कितना उस समय 6 महीने से आप लोग नहीं बांट रहे थे। जो आप लोग गलत कर रहे हैं, पार्टी के गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, आप लोग नहीं मान रहे थे। दीदी का चंडी पाठ को लेके आप लोग ने सवाल पूछा, लेकिन मैं हर दिन कह रहा हूँ, दीदी बचपन से चंडी पाठ करते, जैसे हम हर चैनल में मैं शिव प्रणाम मत, विष्णु प्रणाम, माँ का प्रणाम मत, आदि माता का प्रणाम मत, मैं कहता हूँ, वेद का चर्चा हर मैथोलॉजी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। कितना गलत किया है आप लोगों ने, बार बार सवाल पूछा। दीदी अभी भी राशन दे रहा है, दीदी कितना अच्छा काम किया, दीदी फ्री चिकित्सा दे रहा है। सर अभी देवनाथ साहब, अभी चुनाव आयोग ने नतीजों का ऐलान नहीं किया है। बादल देवनाथ साहब थोड़ा रुक लेते हैं, अभी चुनाव आयोग ने नतीजों का ऐलान नहीं किया है। और आपकी वो सीटी कहाँ की जो आप जेटली साहब के लिए लेकर आए थे? दीपक जी और एक लाइन, दीपक जी और एक लाइन प्लीज, और एक लाइन। मैं हर चैनल में सुबह 7 बजे से बोल रहा हूँ, न्यूज नेशन के माध्यम में चुनाव ऑफिस और होम मिनिस्टर का दफ्तर, पीएमओ दफ्तर पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिहार की तरफ मत कीजिए। जो जीतेगा उसको सर्टिफिकेट दीजिए। वो भाजपा हो सकता है, टीएमसी हो सकता है। टीएमसी जीतेगा, चाय पे के आइए, टिफिन करके आइए, सर्टिफिकेट दूसरे को मत दीजिए। यहाँ पर चुनाव ऑफिस को मैं संदेश देना चाहता हूँ, चुनाव ऑफिस ये मत कीजिए बंगाल के लोगों के लिए। बंगाल के लोग आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं, रविंद्रनाथ को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद लेकर चलते हैं। अरे सर हो गया, देवनाथ साहब हो गया, देवनाथ साहब हो गया, देवनाथ साहब हो गई आपकी बात। देवनाथ साहब, अरे सर सुन ली, अपनी वो सीटी आप खोज के रखिए, मैं एक बार फिर आऊंगा आपके पास, जब तक आप अपनी सीटी खोज के रखिए। लेकिन जेटली साहब मैं आपका रुख करूं उससे पहले देखिए, इस वक्त की जो टैली है, टीएमसी 182 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कुल मिलाकर टीएमसी और बीजेपी के बीच का जो आंकड़ा है वो 78 सीटों का हो चुका है अंतर के तौर पर। टीएमसी 78 सीटें आगे इस वक्त बढ़त बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी से। बहुमत के लिए 147 सीटें चाहिए पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस वक्त 182 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। यानी तकरीबन 40 सीटें, 35 से 40 सीटों पर आगे टीएमसी बनी हुई है। राजीव जेटली साहब, अब तो आप कह सकते हैं कि हाँ साहब काफी देर हो गई, हमें विश्लेषण करना होगा, अब चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी है। रसगुल्ला हमें नहीं खाना दीक्षित जी, दीपक जी, रसगुल्ला हमें नहीं खाना। जिसकी भी सरकार बने, अगर हमारी बने तो हम तो ये कह सकते हैं सुशासन देंगे। लेकिन मैं एक ही आग्रह करूंगा टीएमसी के प्रवक्ता से, आप ये आश्वासन दे दीजिए चैनल के ऊपर। मैं पश्चिम बंगाल रहा हूँ लगभग 2 महीने, इन चुनावों के बीच मैं वहाँ की परिस्थितियाँ जानता हूँ। अगर कोई मिठाई खिलानी है तो यही मिठाई काफ़ी होगी। एक आश्वासन दे दीजिए कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का समर्थक, भाजपा का सपोर्टर, भाजपा का वोटर, भाजपा का कार्डर, इसे हमारी सरकार में कोई तकलीफ नहीं होगी। हम इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर नहीं करेंगे, ठीक है, इनके घर में आग नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप करें कि हम भले ही 78 सीटें पीछे हों, लेकिन अभी भी हमें चमत्कार की उम्मीद है, हालात बदलेंगे। बादल देवनाथ साहब, आपने सीटें अपनी खोज ली होगी, मैं उम्मीद करता हूं, आपका रुख करूंगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, एक तरफ पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों की हम बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर डीएमके समर्थकों का जश्न देखा जा रहा है। डीएमके जो वहां सत्ता में काबिज होती नजर आ रही है तमिलनाडु में, वही डीएमके इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। देखिए जरा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि कोई भी पार्टी विजय जुलूस नहीं निकालेगी, जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके के कार्यकर्ताओं को शायद इस बात का एहसास नहीं है। मद्रास के हाई कोर्ट ने ही सख्त टिप्पणियां की थी चुनाव को लेकर। और यहां देखिए आप, चेन्नई में ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लेकिन
डीएमके के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर आपको मास्क तक नजर नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से आदेश अदालत का मजाक में उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से चुनाव आयोग की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तमिलनाडु में। और इसका क्या कुछ असर होगा आने वाले वक्त में कोरोना के बढ़ते कहर के तौर पर, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, तब जबकि देश में तकरीबन 4 लाख मामले कोरोना के आ रहे हैं। 24 घंटे में 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। दक्षिण भारत में लगातार कोरोना अपने कहर को बढ़ा रहा है। कर्नाटक में 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केरल में देश में सबसे तेज रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में, चेन्नई में डीएमके इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है जो जानलेवा हो सकती है।